हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका कक्षा 10वीं का जो कि विषय विज्ञान, तो इसमें अध्याय अध्याय आपको 7 मैं बताने वाला हूँ। आप देखिए अध्याय 7 का नाम है ना कि जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन, तो ये आपको देखिए क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आप लोग से खुद से रिवीजन के लिए दिया गया है। ठीक है, ये सारा चीज और आपका प्रश्न जो है ना यहाँ से शुरू होता है और मैं इस अध्याय का सभी प्रश्नों का हल यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको देखिए लास्ट प्रश्न भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आपका अध्याय 8 शुरू होता है और अध्याय 7 का ये आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ तक पूरा सरल और आसान तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा, चलिए तो यहाँ से आपका प्रश्न है, हाँ यहाँ से कि अलैंगिक जनन। तो स्टूडेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसका सही आंसर है ईस्ट में। दूसरा नंबर है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये आपका शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। प्रश्न 3 है पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में पराग कण पाया जाता है। ठीक है, चलिए नंबर 4 नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया जो है ना उसे कहा जाता है निषेचन कहलाती है। अंडप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है। तो अंडप का शीर्ष जो है वर्तिक्राग कायिक प्रजनन होता है। कायिक प्रजनन जो है ना सभी में, यानी कि इसमें भी। ठीक है, चलिए नंबर 7, 8, 9। प्रश्न 7 मानव में निषेचन कहाँ होता है। मानव में तो देखिए ये आपका होगा अंडवाहिनी में। पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो विद्यार्थी पुष्प के 4। बीजांड निर्माण करता है। इसका सही आंसर है बीज का। बीजांड निर्माण करता है बीज का। चलिए अब देखेंगे रिक्त स्थान। तो चलिए विद्यार्थी पहला नंबर है यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया, तो यहाँ पर आपको भरना है स्वपरागन कहलाती है। दूसरा है जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनांग उपस्थित होता है तो पुष्प, यहाँ पर भरना है एक लिंगी कहलाते हैं। तीसरा नंबर है यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया को परपरागन कहलाती है। 4 में है किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण मूलांकुर भाग से होता है। 5 में किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण परांकुर भाग से होता है। अगला है मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। 7 मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। 8 में है भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण जो कि प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे सही जोड़ी मिलाइए।
तो विद्यार्थी कहा गया है सबसे पहले कॉलम अ कॉलम ब, और यहाँ पर सही मिलान। तो सबसे पहले कॉपर टी का मिलान होगा गर्भ धारण रोकने हेतु। हाइड्रा का मिलान है मुकुलन से मिलान करना है। विरेचन कोष का मिलान करना है शुक्राणु उत्पादन। प्लेसेंटा का मिलान होगा मादा से, प्लेसेंटा का मादा। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन का मिलान करना है नर जनन हार्मोन। इस प्रकार से सही जोड़ी मिलाइए। ये तो हो गया। अब यहाँ पर लिखना है आपको, कॉपर टी का मिलान हुआ है गर्भ धारण रोकने हेतु, तो यहाँ पर लिख देना है। दो का मिलान क्या है मुकुलन से, तो यहाँ पर सामने में उत्तर भी लिखना है। ठीक है, तो देखिए दो हाइड्रा है तो हाइड्रा का मिलान किया गया है मुकुलन से, तो यहाँ पर लिखना भी है मुकुलन। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिख लेना है। चलिए आगे का प्रश्न। चलिए यहाँ पर है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। जो कि पहला प्रश्न है कि सजीवों में अपने ही समान आकृति रूप के नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर है ना आपका प्रश्न कि मादा मनुष्य में यौवना व्यवस्था कब प्रारंभ होती है। उत्तर में रहेगा 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच। 7 नंबर प्रजनन किसे कहते हैं, तो उत्तर रहेगा अपने समान संततियों को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन। प्रश्न 8 है अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर में रहेगा बायोफिल्म में कलिकायन। ठीक है, चलिए प्रश्न 6, 7, 8 पूरा हो गया। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9। नंबर 9 है कि नर में विरेचन की संख्या कितनी होती है। नर में तो 2 होता है। कितना? 2। प्रश्न 10 मादा में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है। मादा में उत्तर है अंडाशय। अगला है DNA का पूरा नाम क्या है। तो देखिए उत्तर रहेगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद प्रश्न 12 हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है, मुकुलन। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 2 अंक के प्रश्न। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो वायोफिल्म की पत्तियां द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है, समझाइए। तो देखिए पहले तो आपको यहाँ पर उत्तर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद फिर ये जो आपको यहाँ जगह दिया है ना, यहाँ पर आपको एक चित्र भी बनाना है। तो चलिए ये तो आपको बुक में दिया गया है। अब यहाँ पर जो आपको चित्र बनाना है वो मैं आपको बता दे।
अब यहाँ पर इसका चित्र इस प्रकार से पत्ती का चित्र बनाना है, जो कि बायोफिल्म की पत्ती द्वारा कायिक प्रबंधन, इस प्रकार से आपको बना लेना है। ये आपका नया पौधा, कली का नया पौधा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपका कंप्लीट। नंबर 2 है, हाइड्रा में अलैंगिक की मुकुलन प्रक्रिया को 3 चरणों के सही क्रम में दर्शाने वाला आरेख खींचिए। तो हाइड्रा में अलैंगिक की मुकुलन प्रक्रिया का चरणवार आरेख, जो कि इस प्रकार से आपको आरेख रहेगा, ठीक है। ये रहा आपका हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन, ठीक है। इस प्रकार से आपको आरेख बना लेना है। चलिए तो अब तीसरा प्रश्न नंबर 3 में कहा है ना कि प्लेनेरिया पूर्ण रुद्र भवन की प्रक्रिया की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, चित्र सहित, तो साथ में आपको चित्र भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले पूर्ण रुद्र भवन, जिसे कहते हैं पूर्ण जनन, शरीर के नव निर्माण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है, पूर्ण रुद्र भवन यानी कि पूर्ण जनन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका चित्र इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। ये देखिए पहले एक है, उसके बाद ये क्या विभाजित हो गया है 3 भागों में, और ये भी क्या छोटा छोटा ये फिर यहाँ पर पुनर्विकसित हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको चित्र भी बनाना है पूर्ण रुद्र भवन की प्रक्रिया की चित्र सहित, ठीक है। चलिए तो अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। ये तो 3 नंबर आपका कंप्लीट हो गए। यहाँ पर बोला है कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। इसका उत्तर देखिए नंबर 4 में है ना कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। उत्तर में रहेगा कायिक प्रवर्धन की क्रिया में पौधे के विभिन्न भागों से नवीन पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। ये देखिए नंबर 4 पूरा हो गया। अब 5वां प्रश्न 5 है, द्विविखंडन क्या है। द्विविखंडन, तो इसका उत्तर रहेगा द्विखंडन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को द्विविखंडन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, उस संरचना का नाम लिखिए जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है। उसके कार्य लिखिए, उसके कार्य। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर गर्भस्थ शिशु माँ से प्लेसेंटा नामक ऊतक से जुड़ा होता है। इसी के द्वारा भ्रूण माँ के गर्भस्थ में पोषित होता है तथा इसी के माध्यम से जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक तत्व प्राप्त करता है। प्रश्न 7, मादा प्रजनन यंग में फैलोपियन नलिकाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर में रहेगा फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंड वाहिनी। इसमें अंड कोशिका का निषेचन होता है
तथा ये युग्मनज को गर्भाशय में प्रेषित कर देती है। ठीक है, चलिए 7 तक आपका पूरा हो गया है। उसके आगे अब यहाँ पर है 3 अंक के प्रश्न। पहला DNA प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, या फिर लैंगिक जनन में DNA की क्या भूमिका है। तो चलिए ये वाला आपको बताया जाएगा लैंगिक जनन में। उत्तर रहेगा जनन में एक कोशिका द्वारा DNA की प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। DNA के अणुओं में आनुवंशिकी गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है। यतः जनन की मूल घटना DNA की प्रतिकृति बनाना है। इसलिए जनन के लिए DNA की प्रतिकृति बनाना आवश्यक है। बनाना क्या है, तो आवश्यक। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर है परागण एवं निषेचन में 3 अंतर। परागण और निषेचन, पहला, दूसरा, तीसरा। तो विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर परागकण एवं निषेचन में निम्नलिखित अंतर है, जो कि इस प्रकार से आपके बुक में तालिका क्या है दिया गया है। तो चलिए, तो पहला अंतर, ये जो बॉक्स है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 3 बॉक्स आपके बुक में दिया है। तो पहला वाला में लिखना है परागकण के लिए बाह्य साधनों, वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है। और निषेचन के तरफ लिखना है इसके लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यहाँ पर है यह एक बाह्य क्रिया है, यह बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। और यहाँ पर होगा इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर होगा निषेचन होने से पूर्व परागकण होना आवश्यक है। इस प्रकार से प्रश्न में कहा गया था 3 अंतर, तो मैंने 3 अंतर बता दिया हूं। अगला प्रश्न, चलिए नंबर 3 है परागण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले परागण वह क्रिया है जिसमें पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिक्राग पर गिरते हैं, परागण कहलाती है। अब देखिए यह कितने प्रकार के, तो परागण जो है ना वो 3 प्रकार का, जो कि पहला है स्वपरागण, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिक्राग पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। एक होता है पर परागण, जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिक्राग तक किसी माध्यम की सहायता से पहुंचते हैं, इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। ठीक है, चलिए ये 2 ही प्रकार का होता है, मैंने गलती से बोल दिया था 3 प्रकार, जबकि परागण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, तो दूसरा होता है पर परागण। प्रश्न 4, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, समझाइए। इसका उत्तर रहेगा इस जनन विधि में जीवों में विशिष्ट प्रकार की जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन जनन कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं।
युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। इन दोनों युग्मकों के संयोजन से युग्मनज यानी जायगोट बनता है। युग्मनज नई संतति को उत्पन्न करता है। अधिकांश उच्च श्रेणी के पादप एवं प्राणियों में लैंगिक जनन प्रजनन की मुख्य विधि होती है। प्रश्न 5, क्या जनन में बनी दो कोशिकाएं एक दूसरे के बिल्कुल ही समान होती है? इस प्रश्न का इसका उत्तर है अलैंगिक जनन में बनी दो कोशिकाएं बिल्कुल समान होती है। किसी जीव के अलैंगिक जनन से उत्पन्न समजात संतति को उस जीव का क्लोन कहते हैं, क्योंकि उनका एकल जनक होता है और उनका डीएनए उनके जनक के डीएनए से एकदम मेल खाता है। लैंगिक जनन में समरूपता नहीं होती है, क्योंकि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं जिनके गुण भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋतुस्राव क्यों होता है? उत्तर में रहेगा जब अंड निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की भित्ति में बनने वाली परत का कोई उपयोग नहीं रहता, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, इसलिए ऋतुस्राव होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7। चलिए यहाँ पर बोला है ना 7 नंबर, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? उत्तर रहेगा लैंगिक जनन के लाभ यानी कि महत्व। पहला, लैंगिक जनन में संतति में गुणों के विकास की संभावना होती है, तो अलैंगिक जनन में नहीं। नवीन संतति में भिन्नता का विकास होता है जो अलैंगिक जनन में नहीं। लैंगिक जनन के फल स्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है जो अलैंगिक जनन में संभव नहीं है। अतः अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के अनेक लाभ हैं। चलिए प्रश्न 8, उत्तक प्रवर्धन तकनीक किसे कहते हैं समझाइए? तो इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न 8, उत्तक संवर्धन तकनीक किसे कहते हैं समझाइए? इस प्रश्न का उत्तर देखिए, प्रश्न 8 जो है ना, इसका उत्तर रहेगा उत्तक प्रवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधे के संवर्धन में किया जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन में आपको उत्तर लिखना है, क्योंकि आपकी बुक में भी तो मात्र 4 लाइन दिया है, तो उसी हिसाब से भी आपको उत्तर बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 4 अंक के प्रश्न। पहला है गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? कारण, तो चलिए इसका उत्तर, यौन लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदैव ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री यदि गर्भ
धारण के लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्त्री की शारीरिक अस्वस्थता एवं असमर्थता भी उसे गर्भ धारण न करने के लिए बाध्य करती है। इस कारण गर्भ निरोधक युक्तियां अपनानी पड़ती है। दूसरा प्रश्न है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर रहेगा, इसका उत्तर है कुछ पौधों में ऐसी क्षमता होती है कि उनके कुछ भाग जैसे जड़, तना एवं पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा बना लेती है। इस प्रक्रिया में नए पौधे शीघ्र तथा आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं तथा ऐसे पौधे भी इस विधि से उगाए जा सकते हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार से उत्पन्न पौधे एक समान होते हैं, इसलिए कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 3, पुष्प की अनुदैर्ध्य काठ का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें केवल चित्र बनाना है उत्तर। इसका उत्तर है पुष्प की अनुदैर्ध्य काठ का नामांकित चित्र, जो कि इस प्रकार से आप लोग पुष्प का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर है, निम्नलिखित के कार्य लिखिए, जो कि पहला है विरेचन, अगला है अंडाशय, शुक्रवाहिका, पुंकेसर। इस प्रकार से दिया है तो सभी का कार्य लिखना है। तो सबसे पहले विरेचन शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। विरेचन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अगला है अंडाशय। अंडाशय का कार्य अंडाणु उत्पन्न करना तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन स्राव करना है। अगला है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका शुक्राशय में खुलती है। यह नलिका वीर्य को शुक्राशय में पहुंचाती है। फिर है पुंकेसर। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। यह पतला तंतु के समान होता है। शीर्ष भाग पर परागकोश होता है, जिसमें परागकण होते हैं। इसका मुख्य कार्य परागकणों को उत्पन्न करना। ठीक है, यहाँ तक पहले आपको कंप्लीट करना, उसके बाद प्रश्न 5 देखते हैं। तो यहाँ पर कहा है ना कि अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में 4 अंतर। तो सबसे पहले आपको लिखना है, हालांकि आपके बुक में तो इस प्रकार से तालिका दिया गया है, तो यहाँ पर कहा है लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर। इस तरफ आपको लिखना है लैंगिक जनन, यहाँ पर होगा या का अलैंगिक है या का लैंगिक है। ठीक है, तो पहला अंतर है, इसमें प्राय एक जनक भाग लेते हैं, इसमें प्राय 2 जनक भाग लेते हैं। दूसरा है, इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते हैं, इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं। तीसरा नंबर, इस प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता है, इस प्रक्रिया में निषेचन होता है। चौथा है, इस प्रक्रिया में युग्मनज नहीं बनते हैं और इस प्रक्रिया में युग्मनज बनते हैं। पांचवा अंतर,
प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर केवल ध्यान देना है कि आपको प्रश्न में कहा गया है 4 अंतर, तो आपको 4 ही लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 5 बताया हूँ, लेकिन आपको 4 अंतर ही लिखना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि स्वपरागन, यहाँ पर देखिए परागन 2 प्रकार, एक होता है स्वपरागन, एक होता है पर परागन। इसमें आपको 4 अंतर बताना है, यानी इसमें भी तालिका होगा। चलिए यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है सबसे पहले स्वपरागन एवं पर परागन में निम्नलिखित अंतर है, जो कि आपके बुक में तो इस प्रकार से तालिका दिया गया है। तो पहला आपको लिखना है स्वपरागन, तो यहाँ पर आपका रहेगा पर परागन। पहला अंतर, स्वपरागन के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। पर परागन द्विलिंगी एवं एक लिंगी दोनों प्रकार के पुष्प में हो सकता है। दूसरा अंतर है नर तथा मादा भाग का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। और यहाँ पर है पर्याय नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। तीसरा अंतर इस प्रकार है कि पुंकेसर एवं जायांग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि परागकण सुगमता से हो सके। और यहाँ पर इस प्रकार के परागन के लिए यह आवश्यक नहीं है। चौथा अंतर है कि इसके पुष्प आकर्षणहीन, गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं। वायु परागन वाले पुष्पों को छोड़कर पुष्प आकर्षक, सुगंधित एवं मकरंद युक्त होते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने यहाँ पर स्वपरागन पर परागन में 4 अंतर बताया हूँ। प्रश्न 7 मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख दर्शाने के लिए किसी स्त्री केसर की अनुदैर्ध्य काट का आरेख खींचिए तथा निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। जैसा कि यहाँ पर आपका दिया है अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय, योनि, इसे क्या दर्शाना है। तो मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख इस प्रकार से आपका रहेगा। और यहाँ पर सभी भागों का नामांकित, जो कि इस प्रकार अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, ये आपका योनि है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 भी पूरा हो गया। इस प्रश्न का एक प्रश्न और है जो कि नंबर 8। चलिए इतना करने के बाद स्टूडेंट मैंने एक चीज बताना भूल गया था प्रश्न 7 में। देखिए चित्र बनाने के बाद आपको यहाँ पर अंडाशय, ओवरी, इसके बारे में एक लाइन लिखना भी है कि वह स्थान जहाँ अंडों का निर्माण होता है। उसके बाद अंड वाहिका, जिसे हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, वह स्थान जहाँ अंडों की निषेचन क्रिया होती है। अगला है गर्भाशय, इंग्लिश में कहते हैं यूटेरस, वह स्थान जहां अंडों की स्थापना होती है। एक है आपका योनि यानी कि वेंजाइना, इस मार्ग से ही शुक्राणु प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 7 अब पूरा हुआ, ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न 8। अब देखिए प्रश्न 8 जो कि वर्तिक्राग पर पराग कणों के अंकुरन का नामांकित चित्र बनाइए। किसका? तो वर्तिक्राग पर पराग कणों के। तो आप लोग इसे इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं, ठीक है। और इसका पराग कण, ये वर्तिक्राग, नर युग्मक, पराग नली, अंडाशय, उसके बाद मादा युग्मक। तो इस प्रकार से आपको चित्र भी बना लेना है। तो स्टूडेंट इसी के साथ
आपका यह जो चैप्टर नंबर 7 है ये आपका कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।